मूवी की शुरुआत आईवीएफ क्लिनिक से होती है, जहां जया नाम की एक लड़की टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानकारी लेने के लिए आई थी कि क्या प्रोसीजर है और कितना खर्चा आता है। डॉक्टर उसको ये कहकर भेज देती है कि पहली बात तुम्हारे घर का कोई सदस्य तुम्हारे साथ आना चाहिए और दूसरी बात इसमें 5-5.5 लाख खर्च आएगा। फिर जया अपने घर पर चली जाती है और खाना बनाने लगती है, क्योंकि इसकी ससुराल में बहुत सारे मेंबर थे और ये उन सब के लिए 3 टाइम का खाना बना बना कर परेशान हो चुकी थी। तभी हम जया की माँ रेखा को देखते हैं, जो कि एक बार में काम करती है और आज ये यहाँ से कुछ पैसे चुरा कर हिसाब में घपला कर देती है और फिर अपने घर पर चली जाती है। जया के अलावा रेखा की एक और बेटी भी है जिसका नाम सुषमा है और सुषमा को सोशल मीडिया का कीड़ा है। ये व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और इस समय ये अपने जीजा के साथ लाइव थी और लोग इसके कमेंट में बर्थडे बर्थडे कमेंट कर रहे थे। फिर रात को जब जया अपना सारा काम निपटा कर सोने लगती है तो अपना फ़ोन चेक करती है और देखती है कि इसकी बहन सुषमा इसके पति के साथ लाइव थी और ये देखकर जया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो अपना फ़ोन रखकर सोने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आता है और वो हड़बड़ाहट में कहती है सुषमा को भी कनेक्ट करो। फिर जब सुषमा और जया दोनों लाइन पर थी तो रेखा रोती हुई उन दोनों को अपने घर पर आने के लिए कहती है। सुषमा बार बार पूछती है आखिर हुआ क्या। फिर रेखा बता देती है कि हमारे पड़ोसी गुप्ता जी मर गए, लेकिन जया और सुषमा दोनों ये बात सुनकर नॉर्मल रहती है। लेकिन जब रेखा बताती है कि गुप्ता जी की मौत हमारे ही घर पर हुई है तो दोनों की सांसें थम जाती है। अब गुप्ता जी कैसे मरे यहाँ जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल जब रेखा और उसके हस्बैंड सुकुमारन की नई नई शादी हुई थी तो शादी के बाद वो दोनों आदर्श कॉलोनी में आकर शिफ्ट हो गए। कॉलोनी का हर एक आदमी रेखा का सुंदरता देखकर अपने दिल में उसके लिए अरमान जगा लेता है और साथ ही साथ कॉलोनी की औरत भी रेखा के आने से डरने लगती है, क्योंकि रेखा की हरकतें ही ऐसी थी। और रेखा के घर में बिल्कुल सामने गुप्ता जी का घर था, जिनका पूरा नाम चरित्र कुमार गुप्ता है। और जब से रेखा वहाँ पर शिफ्ट हुई थी तब से ही वो गुप्ता जी को अलग अलग तरह के इशारे करती थी। लेकिन कॉलोनी के वाले तो तब हैरान हो गए जब शादी के 7 महीने बाद ही जया का जन्म हो गया। अब सब लोग समझ गए कि रेखा एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है, जिसने पता नहीं कितनों के साथ मैच खेला होगा। अब दिन ब दिन रेखा की आदतें बिगड़ती जा रही थी। हर रविवार के दिन रेखा के घर के बाहर भीड़ लगा करती थी। रेखा की छत का व्यू देखने के लिए दरवाजे पर ही एक आदमी पैसे भी कलेक्ट किया करता था, जैसे कोई शो चल रहा हो, क्योंकि रेखा रविवार के दिन अपने पति सुकुमारन की मालिश किया करती थी और पूरी कॉलोनी दूरबीन लेकर इस व्यू का नजारा लेती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सुकुमारन की करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है और सुकुमारन हरे गुप्ता जी के अच्छे वाले दोस्त, जिन्होंने गुप्ता जी के साथ काफी कर्ज भी लिया हुआ था, वो भी अपने घर गिरवी रख के अब गुप्ता जी चाहते तो रेखा को बाहर निकालकर अपना कर्ज वसूल सकते थे, लेकिन उनका नरम दिल रेखा के लिए पिघल गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रेखा घर में सबको नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी और अपने रोजमर्रा के काम जैसे पौधों में पानी डालना वगैरह कर रही थी। दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो तो इस समय रेखा के पैर उल्टे नजर आते हैं, जैसे कोई चुड़ैल हो सकता है कि ये पैर नकली हो और ये भी हो सकता है कि कहीं ये सच में चुड़ैल तो नहीं, क्योंकि इसके घर की दीवारों पर भी डायन सब लिखा हुआ था। फिर जब जया रेखा के घर पहुंचती है तो रेखा नॉर्मल तरीके से उसका स्वागत करती है। अंदर जाकर जया सबसे पहले कमरे में रखी गुप्ता जी की लाश को देखती है और इतना डर जाती है कि तुरंत कमरे से भाग जाती है। फिर वह अपनी माँ से इस घटने के बारे में पूछती है और जैसे ही रेखा कुछ बताने लगती है, इतने में उनकी छोटी बेटी सुषमा भी आ जाती है।
फिर तीनों गुप्ता जी की लाश देखते हैं, लेकिन रेखा के मन में कुछ और ही चल रहा था। फिर वो अपनी दोनों बेटियों से पूछती है कि क्या कोई चाय पिएगा, और फिर वो अपने लिए चाय बनाकर बैठ जाती है। चाय पीते समय वो कहती है कि मुझे सिलाई कढ़ाई करना तो बिल्कुल नहीं आता और जेल में कैदियों की सिलाई कढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जया अपनी माँ से थोड़ी समझदार थी और वो उनसे इस घटना के बारे में पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। फिर रेखा अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि रात के लगभग 11 बज रहे थे और तभी डोर की बेल बजी। फिर मैं दरवाजे के पास गई और मैंने पूछा कौन है। दरवाजे की उस पार से आवाज आई, हम हैं आपके पड़ोसी गुप्ता जी। फिर रेखा बताती है कि मुझे सुनाई दिया कि वो किसी बिस्तर के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगा उनके घर में शादी ब्याह का माहौल है और उनके घर पर मेहमान आए होंगे, इसलिए उनको बिस्तर चाहिए होगा। इसलिए मैंने भी जड़ से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वो तो अंदर आने के बाद मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। फिर मैं उनसे किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए और किसी घोड़े की तरह मुझ पर चढ़ाई कर दी। फिर मैंने उनको धक्का दिया, जिसके कारण उनका पैर फिसल गया और उनका सिर जाकर एक अलमारी के हैंडल से जा टकरा, जिसके कारण गुप्ता जी की मौत हो गई। ये सब बात सुनकर जया बताती है कि ये तो सेल्फ डिफेंस का मामला है, हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन रेखा पुलिस को बताने से साफ साफ इनकार कर देती है और एक आइडिया देती है कि हम आज रात इनको एक कंबल में लपेटकर इनकी बॉडी को किसी नाले में धकेल दे। लेकिन जया अपनी माँ को समझाती है कि यह एक कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही कोई क्राइम शो चल रहा है कि गुप्ता जी को कोई ढूंढने के लिए ही नहीं आएगा। फिर सुषमा कहती है कि जब गुप्ता आंटी को इसके बारे में पता चलेगा तो वो सबसे पहले हमारे ऊपर ही शक करेगी। तभी हम गुप्ता आंटी को देखते हैं जो कि मस्ती से सो रही थी और इस वक्त इनको खबर भी नहीं थी कि गुप्ता जी कहाँ गए, क्योंकि इनको लग रहा था कि हर रोज की तरह वो टहलने के लिए गए होंगे। इसी के साथ गुप्ता जी के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी जिसका नाम गोल्डी है। जब गुप्ता जी घर वापस नहीं आते तो उनकी पत्नी उनको कॉल लगाने की कोशिश करती है और रिंग बजती है गुप्ता जी के घर पर। इस समय गुप्ता जी का फोन अलमारी के नीचे पड़ा हुआ था। फिर वह तुरंत ही फोन उठाकर उसको चेक करने लगती है, जिसमें एक वॉइस मैसेज आया हुआ था, वो भी गुप्ता आंटी का था। गुप्ता आंटी इस वॉइस मैसेज में कहती है, अरे कहाँ हो गुप्ता जी, ना ही आपका फ़ोन लग रहा है और ना ही फ़ोन उठा रहे। अरे कहाँ हो गुप्ता जी, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, और ऊपर से आपका डाटा भी बंद है, कहाँ ले जाओगे डाटा को। लगता है कल जो डोज दी थी वह कम थी। तभी जया के पास उसके ससुर जी का फ़ोन आता है और जब उनसे बात कर रही थी तो पीछे से एक पुलिस ऑफिसर उसको आवाज़ लगाते हैं। जब जया पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है। फिर दोनों के बीच में बातचीत होती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला जया का क्लासमेट रह चुका है और उसका नाम है माहेश्वरी और गुप्ता जी माहेश्वरी के जीजाजी है। फिर माहेश्वरी रेखा और उसकी फैमिली को बताता है कि आज मेरी दीदी के घर पर जागरण है जो पूरी रात चलने वाला है। अब रेखा के मन में ख्याल आता है कि वही सही समय होगा गुप्ता जी की बॉडी को ठिकाने लगाने का। अब क्योंकि गुप्ता जी के घर पर ही प्रोग्राम रखा है और गुप्ता जी ही घर पर नहीं है, इसलिए उनकी वाइफ बार बार उनको मैसेज करती है कि रिश्तेदार बार बार आपको पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं, और फिर वो उनसे माफ़ी भी मांगती है कि अगली बार से मैं आपको नहीं डांटूंगी। ये बात सुनकर रेखा और सुषमा दोनों को बहुत मज़ा आता है, लेकिन जया गुस्सा होकर उन दोनों को डांटती है कि पहले अपने जो कांड किया है उसकी सफाई करो। अब बारी आती है लाश को ठिकाने लगाने की। सुषमा और जया दोनों साफ मना कर देती है कि हम तो लाश को हाथ में नहीं लगाएंगे, इसलिए रेखा अकेली ही इस काम में जुट जाती है।
रेखा कई बार कोशिश करती है कि वो घसीट कर गुप्ता जी के शरीर को बाहर ले जाए, लेकिन वो अकेली उसको घसीट ही नहीं पाती। इसलिए जया और सुषमा दोनों को अपनी माँ की हेल्प करनी पड़ती है। तभी सुषमा को छींक की आवाज़ सुनाई देती है और उसको लगता है कि ये छींक गुप्ता जी की है और वो बहुत डर जाती है। फिर जैसे ही वो लोग गुप्ता जी की सांसें चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गुप्ता जी तो मरे नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश हुए हैं और इस समय वो गहरी वाली नींद में है। ये देखकर वो तीनों और भी ज्यादा डर जाती है। फिर थोड़ी हिम्मत दिखाकर रेखा जल्दी से गुप्ता जी का मुंह बांध देती है ताकि वो शोर ना मचा सके। तभी सुषमा के हाथ में रेखा का फोन आ जाता है और फिर वो फोन चेक करने लगती है। फोन चेक करने पर उसको पता चलता है कि रेखा ने खुद गुप्ता जी को बुलाया था। फिर वो इस मैसेज के बारे में अपनी माँ से पूछती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जया और सुषमा दोनों आपस में सगी बहन नहीं है बल्कि दोनों स्टेप सिस्टर है। यानी कि रेखा ने 2 बार शादी की थी, या फिर यूं कहें कि किसी के साथ इंटीमेट होकर सुषमा का जन्म हुआ था। अब जब रेखा से पूछा जाता है कि आखिर आपने गुप्ता जी को क्यों बुलाया, तो रेखा बताती है कि उस रात मैंने बाहर की तिजोरी में से कुछ पैसे चुराए थे और उसी का हिसाब लेने के लिए गुप्ता जी घर पर आए थे। रेखा ने गुप्ता जी को पहले ही समझाया था कि मैं वो पैसे अपनी जरूरत के लिए ले रही हूँ, मैं कोई चोरी कर नहीं रही। लेकिन गुप्ता जी ये सब मानने को तैयार नहीं थे और इसी वजह से मैंने बैठकर इसके बारे में शांति से बात करनी चाहिए और उनको 3 पत्ती खेलने के बहाने पर अपने घर पर बुलाया। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मेरे साथ बदतमीज करने लगे और मेरे पीछे पीछे कमरे में भी चले आए। अब रेखा फिर से वही कहानी सुना देती है, लेकिन अब की बार जया को अपनी माँ ही गलत लगने लगती है और इसलिए वो अपना बैग पैक करके अपने ससुराल वापस जाने के लिए निकलने लगती है। लेकिन रेखा उसके पास आती है और उसको समझाती है कि मैंने गुप्ता जी को यहाँ पर किसी गलत इरादे से नहीं बुलाया था। लेकिन फिर भी जब जया नहीं मानती तो रेखा उसको पैसों का लालच दे देती है। अब क्योंकि जया को भी IVF के लिए पैसे चाहिए थे तो वो भी इसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ गुप्ता जी के घर में जोरों शोरों से प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन इसी प्रोग्राम के बीच गुप्ता जी की पत्नी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब सुषमा गोल्डी से बात कर रही थी तो गोल्डी उसको अपने होने वाले हस्बैंड की फोटो दिखाती है। फिर जब गोल्डी घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे पूछती है कि सुषमा तुमसे क्या पूछ रही थी। फिर गोल्डी बताती है कि वो तो सिर्फ मुझे बधाई दे रही थी। तभी गुप्ता जी की पत्नी के फ़ोन पर गुप्ता जी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, तुम खुद ही अपनी बेटी के साथ ही कर लो। अब गुप्ता जी की वाइफ को लगता है कि जरूर उसके घर पर उन तीनों चुड़ैलों की रांदर लग गई है और इसी वजह से गोल्डी के पिताजी घर पर नहीं आ रहे। फिर वो तुरंत किसी बंगाली बाबा के यहाँ टोटका करवाने के लिए निकल जाती है। अब कहानी फिर से एक बार फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें हमें सुषमा के किए हुए कांड के बारे में पता चलता है। एक बार सुषमा अपने कुछ व्यूज बढ़ाने के चक्कर में किसिंग विसिंग करते समय एक लड़के के साथ वीडियो बना लेती है और उसे पब्लिक कर देती है। फिर थोड़ी ही देर में लगातार व्यूज बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस लड़के की माँ अपने बेटे को बहुत कूटती है। अब वो लड़का इतनी मार खाता है कि उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ही ब्रेकअप कर लेता है, लेकिन फिर भी उसकी माँ शांत नहीं बैठती। फिर अगले ही दिन वो अपने बेटे और कुछ जिम्मेदार नागरिकों के साथ लेकर रेखा के घर पहुंच जाती है। लेकिन गुप्ता जी इस मामले में आगे आ जाते हैं और तुरंत उस वीडियो को डिलीट करने की बात करते हैं। फिर रेखा भी मामला ठंडा करने के लिए कुछ दिनों के लिए सुषमा को जया के घर पर भेज देती है, लेकिन सुषमा अपनी आदत से मजबूर थी। वह जया के घर पर जाकर अपनी जीजा को ही पटा लेती है और उनके साथ भी रील बनाना शुरू कर देती है। और ये सब चीजें जब जया अपनी आंखों से देखती है
तो उसके अंदर भी बहुत गुस्सा भर जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि वो सभी गुप्ता जी को एक कुप्पी की हेल्थ से कुछ दवाइयां पिला रही थे। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और बाहर आई थी गुप्ता जी की वाइफ। वो भी अपने साथ लड्डू लिए। पहले वो सभी को एक एक लड्डू खिलाती है और पीने के लिए पानी मांगती है। फिर रेखा तुरंत ही अंदर जाती है और सुषमा और जया को उनको दरवाजे पर ही रोक कर रखती है। फिर गुप्ता आंटी को जया को वहाँ से भगाने का एक आइडिया आता है, इसलिए वो कहती है कि तुम जाकर अपनी मम्मी से कहो कि पानी में बर्फ डाल दे, और जया वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुषमा अभी भी रास्ता रोक कर खड़ी थी। फिर गुप्ता आंटी सुषमा से कहती है कि तुम जाकर कह दो ज़्यादा बर्फ ना डाले, वरना मुझे खांसी हो जाएगी। अब सुषमा भी ना चाहते हुए दरवाजे छोड़कर अंदर चली जाती है। अब जैसे ही दरवाज़ा खाली होता है, गुप्ता आंटी घर के अंदर घुस जाती है और उनके एक गमले में नारियल छुपा देती है, जो कि शायद उस बंगाली बाबा ने ही दिया होगा। नारियल को छुपाने के बाद वो इधर उधर ताका झाकी करने लगती है, लेकिन तभी रेखा उनके सामने पानी लेकर खड़ी हो जाती है। पानी पीने के बाद गुप्ता आंटी वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है, लेकिन जया बहाना बनाती है कि हमारा फ्लश खराब है, इसलिए तुम बाथरूम यूज नहीं कर सकती। तभी दौड़ते ही वहाँ पर गोल्डी आ जाती है और उनकी मम्मी से कहती है, मेरे मंगेतर की मम्मी का फ़ोन आया है और वो आपसे बात करना चाहती है। अब गुप्ता आंटी को ना चाहते हुए भी अपने घर पर वापस जाना पड़ता है, पर घर वापस जाने के बाद वो माहेश्वरी को बताती है कि वहाँ पर मुझे कुछ अलग ही तरह की बदबू आ रही थी, कुछ जानी पहचानी सी बदबू, जैसे गुप्ता जी अपने शरीर पर तेल की मालिश करवाते हैं। अब गुप्ता जी की वाइफ को शक हो जाता है कि हो ना हो गुप्ता जी के गायब होने के पीछे रेखा के ही फैमिली का हाथ है, इसलिए गुप्ता आंटी माहेश्वरी को उसके घर जाकर चेक करने को कहती है और माहेश्वरी भी मान जाता है और उनके घर के लिए निकल पड़ता है। अब क्योंकि घर सामने ही था तो उसको ज़्यादा देर नहीं लगने वाली थी। दूसरी तरफ रेखा और उसकी बेटियां गुप्ता जी की बॉडी को छुपाने के लिए उनको स्टोर रूम में ले जा रही थी, लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और अब की बार वो सब फिर से डर जाती है। फिर जब जया चेक करने के लिए जाती है तो बाहर माहेश्वरी खड़ा था। फिर वो खिड़की के पास जाकर माहेश्वरी से बात करने लगती है और अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा करने लगती है। फिर वो माहेश्वरी से पूछती है कि क्या तुम मुझे स्कूल में घुमाने के लिए ले जाओगे, और माहेश्वरी मान जाता है। फिर जया माहेश्वरी को घर से दूर ले जाती है। फिर मौके का फायदा उठाकर रेखा और सुषमा गुप्ता जी की लाश को स्टोर रूम के अंदर चिकाने लगा देते हैं। अब कहानी जया के फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि जया रानी बहुत ही सियानी है। एक दिन जया की फ्रेंड को लड़के वाले देखने के लिए आए थे, लेकिन जया ने खुद उसे अपने लिए सेट कर लिया और फिर उससे शादी कर ली, यानी कि मानस से। फिर जैसे ही ये बात उसकी फ्रेंड को पता चली तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, लेकिन लड़के की माँ ने तो जया को ही अपने बहू स्वीकार कर लिया और गिफ्ट में उसको बेलन भी दिया। तभी से ही सभी लोग उसको जया रानी बड़ी सयानी कहकर पुकारते हैं और उनके घर की दीवार पर भी यही बात लिखी हुई थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और जब जया माहेश्वरी के साथ घर वापस लौटती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड मानस दरवाजे पर ही खड़ा है। फिर जया माहेश्वरी का इंट्रोडक्शन मानस से करवाती है, लेकिन मानस तो बड़े ही एटीट्यूड के साथ हैंडशेक करता है और जया को घर के अंदर आने को कहता है। घर के अंदर आने के बाद मानस जया पर भड़क जाता है, क्योंकि जया यहाँ पर बहाना बनाकर आई थी कि माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो मरने की हालत में है, लेकिन यहाँ तो रेखा चंगी भली है।
फिर रेखा अपना नाटक शुरू कर देती है और अपना रोना धोना दिखाकर मानस को मना लेती है कि मैं सच में बीमार हालत में थी। अब मानस कुछ दिनों के लिए उनके घर पर ही रुकने का फैसला करता है। वो यहाँ मस्त खाता पीता है और रेखा के लिए सिरदर्दी बन जाता है। अब अचानक से उठकर वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये शायद बाथरूम होगा, लेकिन जया और रेखा तुरंत आकर उसको वहाँ से दूर कर देती है और बताती है कि वॉशरूम ऊपर है। तभी हम देखते हैं कि रेखा किसी से छुप कर बातें कर रही थी। उसे बता रही थी कि गुप्ता जी मरे नहीं है बल्कि वो अब तक जिंदा है। फिर अगली सुबह पता चलता है कि गोली के पास एक फ़ोन आया था जिसमें एक किडनैपर ने फिरौती में मांगी है 5 से 5.5 लाख की, और उन्होंने फ़ोन पर कहा कि अगर आज रात तक पैसा नहीं दिए तो हम गुप्ता जी को गुप्त कर देंगे। इस समय माहेश्वर भी वहीं पर मौजूद था। फिर वो गोल्डी से पूछता है कि आवाज़ आदमी की थी या औरत की। गोल्डी बताती है कि वो धीरे धीरे बोल रहा था और इसी वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर माहेश्वरी पूछता है कि तुम्हें बैकग्राउंड में से कोई आवाज़ सुनाई दी, जैसे घंटी या कुछ और चीज़ की? गोल्डी साफ साफ इनकार कर देती है कि मुझे बैकग्राउंड में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब माहेश्वरी को भी लगने लगता है कि मामला सीरियस हो गया है, क्योंकि जब भी गुप्ता जी घर छोड़कर जाया करते थे तो 2-3 दिन में वापस आ जाया करते थे, लेकिन अब तो बात फिरौती तक आ गई, यानी कि सच में किडनैपिंग हुई है। अब गुप्ता जी की पत्नी बार बार कहती है कि हमें रेखा के घर से ही छानबीन शुरू करनी चाहिए और उसके घर की तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन माहेश्वरी तो सबकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो रहा था। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पता चलता है कि जब सुकुमारन की मौत हो गई थी तो रेखा पैसे कमाने के लिए टिफिन सर्विस चलाया करती थी, लेकिन टिफिन के डब्बों में क्या बेचा जाता था ये किसी को भी नहीं पता। फिर जब रेखा का इससे मन भर गया तो उसने अपने घर में ही साइबर कैफे खोल लिया। कहा जाता है कि रेखा अपने साइबर कैफे में लोगों को अश्लील वीडियो दिखाने के पैसे लिया करती थी, जो कि बहुत ही गलत था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि आखिर फिरौती मांगी किसने, क्योंकि देखा और उसकी फैमिली की बातचीत से तो यही पता चल रहा था कि उनमें से किसी ने भी फिरौती नहीं मांगी, लेकिन जया को लग रहा था कि जरूर सुषमा ने ही फिरौती मांगी होगी, क्योंकि उसके पास ही कोई काम धंधा नहीं है। वो अक्सर अपने थोड़े बहुत पैसे फॉलोअर्स खरीदने के लिए ही गवा देती थे। फिर जया कहती है कि ऐसी वीडियो बनाकर तुमने कितना ही पैसा मिल जाता है। सुषमा जवाब देती है कि जितना भी मिल जाता है मेरे लिए उतना काफ़ी है, और तुम्हारी तरह मैं किसी के घर में बर्तन तो नहीं मांजती। अब इन बातों पर दोनों बहनों के बीच में बहस होने लगती है। ये बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि तीनों ही आपस में लड़ने लगती है। फिर दोनों बहनें आपस में हाथापाई करने लगती है। फिर गुस्से में आकर जया सुषमा को कहती है, मुझे पता है तुम्हारे फ़ोन में मानस का नंबर स्वीट हार्ट के नाम से सेव है और तुम मेरी शादी में आग लगा रही हो। ये बात सुनने के बाद रेखा और सुषमा दोनों शांत हो जाती है। तभी मिक्सर का ढक्कन अचानक से खुल जाता है और टमाटर की चटनी सभी के चेहरे पर फैल जाती है। फिर गुस्से में आकर रेखा सभी को कहती है कि जब तक गुप्ता जी की लाश यानी कि उनकी बॉडी ठिकाने नहीं लग जाती तब तक तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। और ये बात वो चाकू दिखाकर कहती है। तभी हम माहेश्वरी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में कॉलोनी की फुटेज चेक कर रहा था, क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि गुप्ता जी आकर कॉलोनी से बाहर गए हैं या फिर कॉलोनी में ही है। लेकिन तभी वहाँ पर माहेश्वरी से मिलने के लिए जया आ जाती है। जब जया माहेश्वरी के सामने ऐसा व्यवहार करने लगती है जैसे उसकी फैमिली इन सब मामलों में इनोसेंट है, वो माहेश्वरी से कहती है,
कभी तलाशी लेने के बहाने मेरे घर पर भी तो आओ। अब इस बात पर महेश्वरी को लगने लगता है कि कोई बड़ा पुलिस को अपने ही घर पर क्यों बुलाएगा, और वो भी तब जब उसने कोई गलत काम किया होगा। अब उसका शक रेखा की फैमिली से हट जाता है, लेकिन रात को फिरौती मांगने वाला पैसे लेने के लिए आने वाला था, इसलिए माहेश्वरी पहले से ही उस गली में छुपकर बैठ जाती है और गुप्ता आंटी बताई हुई जगह पर पैसे रखकर वहां से चली आती है। तभी हम देखते हैं कि रात को रेखा बैग लेकर उठती है और कॉलोनी से बाहर जाने लगती है। जब ये चीज जया नोटिस करती है तो जया भी उसके पीछे पीछे ही जाने लगती है। फिर सुषमा जया को अपनी माँ के पीछे जाती देख वह भी उनका पीछा शुरू कर देती है और तीनों ही कॉलोनी से बाहर निकल जाती है। फिर रेखा अपनी उसी बियर शॉप में जाती है जहाँ पर वो काम किया करती थी। तभी थोड़ी देर में शटर पर खटखटाने की आवाज आती है और जैसे ही रेखा शटर खोलती है तो देखती है सामने जया खड़ी थी। फिर जब जया अंदर आती है तो दरवाजे एक बार फिर से नॉक होता है और अब की बार वहां पर सुषमा आई थी। फिर वो लोग सुषमा को भी अंदर ले लेते हैं, लेकिन जब तीसरी बार कोई दरवाजा खटखटाता है तो अब की बार बाहर कोई रहस्यमय आदमी खड़ा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि सुषमा का पिता था। और यही से हमें पता चलता है कि जब सुकुमारन की मौत हो गई थी तो रेखा के घर पर एक अनजान आदमी के आना जाना शुरू कर दिया और अक्सर उनके घर पर अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आया करती थी। और फिर उनके 9 महीने बाद सुषमा का जन्म हो गया। फिर जब सुषमा थोड़ी बड़ी हुई तो कॉलोनी की हर औरत उसका चेहरा बड़े ही ध्यान से देखा करती थी कि कहीं वो हमारे पति की औलाद तो नहीं, क्योंकि रेखा की छवि ही अपनी कॉलोनी में ऐसी बनी हुई थी कि उसके चक्कर में किसी का भी पति आ सकता था। रेखा ने भी सुषमा को बचपन से ही यही सिखाया था कि चंदा हमारे मामा नहीं बल्कि तुम्हारे पापा है। फिर एक दिन जब सुषमा ड्राइंग बना रही थी तो गोल्डी वहां पर आकर पूछती है, तुम्हारे पापा गंजे है क्या? ये बात सुनकर सुषमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके चेहरे पर एक मुक्का दे मारती है, जिसके कारण उसके आगे के दोनों दांत टूट जाते हैं। और सुषमा की ही वजह से गोल्डी आज भी अपने नकली दांत लगाए घूमती है। ऑपरेशन टाइम में सुषमा अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जया पूछती है कि क्या ये आदमी भी गुप्ता जी के मर्डर में शामिल था, लेकिन रेखा कहती है कि तब ये नहीं आए थे, ये सब कांड पहले ही हो गया था। फिर रेखा जया को बताती ही सुषमा के पिता एक सिक्योरिटी एजेंसी खोलने वाले हैं और आगे चलकर हम दोनों इसी एजेंसी में काम करेंगे। इस वजह से हमें अपने भी कुछ पैसे इनको दे रही है ताकि ये जल्दी से एजेंसी खोल सके। दूसरी तरफ जया सुषमा के पिता के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि शायद फिरौती के पैसे इन्होंने ही मांगे होंगे ताकि ये अपनी एजेंसी खोल सके, लेकिन वो सुषमा की कसम खाकर कहते हैं कि मैंने फिरौती नहीं मांगी। फिर जया उनको धमकाने लगती है कि खुद ही सच्चाई बता दो, वरना एक ना एक दिन तो सच्चाई पता चल ही जाएगी और तब आप जेल में होंगे। जेल का नाम सुनते ही उस आदमी का रवैया बदल जाता है और उसको लगने लगता है कि जरूर रेखा ने उसको फंसाने के लिए ही यहाँ पर बुलाया है ताकि वो गुप्ता जी के गायब होने के इल्जाम उनके ऊपर लगा सके। फिर वह जया को एक पर्चा भी दिखाता है और बताता है कि पुलिस स्टेशन में मेरा अपना जाना आना लगता रहता है, इसी चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद हो जा रही है, इसलिए मैं यहाँ से चला। मैं रेखा के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। अब मैं इससे आशिकी लड़ाते लड़ाते थक चुका हूँ। फिर वो आदमी बताता है कि मैं तो पहले से ही वांटेड हूँ, इसलिए वो जबरदस्ती रेखा से अपने पैसे वाला बैग छीनने लगता है, लेकिन उससे पहले जया वो बैग छीनकर अपने हाथों में ले लेती है। फिर वो आदमी चाकू निकाल लेता है और सुषमा के गले पर रख देता है। फिर रेखा
जया को बैग लुटाने के लिए कहती है। फिर जब वो बैग उस आदमी के साथ लग जाता है तो सुषमा को धक्का देकर शटर बंद करके वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं सीटी की आवाज सुनकर माहेश्वरी की आंख खुल जाती है और फिर वो जल्दी से जाकर बैग को चेक करता है जो कि बिल्कुल खाली था। अब माहेश्वरी की छोटी सी लापरवाही के कारण गुप्ता जी के पास 5.5 लाख रफू चक्कर हो गए। दूसरी तरफ रेखा, जया और सुषमा जब घर वापस लौटती है तो सुषमा उस दरवाजे को खोल कर देखती है जहां पर गुप्ता जी को बांध कर रखा गया था। फिर वो उनके हाथों पैरों को खोलने लगती है क्योंकि वो उनको फ्री करना चाहती है, क्योंकि गुप्ता जी की बेटी की शादी हो रही थी। फिर वो रेखा पर भी गुस्सा करने लगती है कि क्या आपकी हैसियत इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि आप हर जगह मुंह मारते फिरो। अब आपका अगला नंबर कौन है, किस पर नज़र है आपकी? फिर रेखा हैरान होकर कहती है, गुप्ता जी दरअसल रेखा के कहने का मतलब ये नहीं था कि वो गुप्ता जी के साथ मुंह मारेगी, बल्कि वो इसलिए बोल रही थी कि गुप्ता जी पीछे से खड़े हो चुके हैं क्योंकि सुषमा ने उनके पैरों को खोल दिया था। अब वो इन तीनों पर ही टूट पड़ते हैं। जया उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गुप्ता जी का शरीर पहलवानों जैसा था, इसलिए वो उन तीनों पर भारी पड़ते हैं। तभी जया के हाथ में वही नारियल आता है जो कि गुप्ता जी की पत्नी ने गमले में छुपाया था, और जया उसी नारियल को गुस्से में आकर गुप्ता जी के सिर में मार देती है, जिसके कारण वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब इन सब की आवाज मानस के भी कानों में पड़ जाती है जो कि बाहर ही सो रहा था, और वो हड़बड़ाहट में उठ जाता है। फिर जब जया बाहर आती है तो मानस देखता है कि उसके हाथों में स्लीव फटी हुई है, और मानस को लगता है कि जया किसी और के साथ रिलेशन में थी। इसे वो गुस्से में आकर उसको डांटने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। फिर जया भी गुस्से में कह देती है कि उस घर पर जाना भी कौन चाहता है। फिर जया मानस को घर से बाहर निकाल देती है और उसको बुरी तरह से डांट कर वहाँ से भगा देती है, और जाते जाते वो ये भी कहती है कि तुम शादी की बात करते हो, क्या तुम जानते भी हो मैंने वहाँ पर कितनी रोटियाँ बनाई है? फिर वो बताते हैं कि आज तक मैंने करोड़ से भी बड़ी रोटियाँ बेली हैं। फिर वो मानस को और भी बुरी तरह पीटती है, और पीटती पीटती गुस्से में वो उसको सब कुछ बता देती है कि हमारे घर पता इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे अंदर ही समस्या है। फिर मानस कहता है अगर तुम वापस आओगी तो मेरे पिताजी तुम्हें घर में नहीं रखेंगे, लेकिन जया उसको गाली देकर वहाँ से भगा देती है। अब जया इतनी गुस्से में थी कि वो घर पर आकर मस्त लेग पीस खाने लगती है और शांति से बताती है कि फिरौती किसी ने भी मांगी हो, सारा शक हमारे ऊपर ही आएगा, इसलिए हम रात को जाकर गुप्ता जी को किसी हाईवे पर फेंक देंगे, यही हमारे पास आखिरी रास्ता बचा है। तभी सुषमा भी अपने सच्चाई बताते हैं कि मेरा मानस के साथ कोई चक्कर नहीं है। एक दिन जया ने ही मानस का नंबर मेरे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था जो कि स्वीट हार्ट नाम से सेव था। फिर मैंने भी उसी नाम से सेव कर लिया, लेकिन एक दिन मेरी जीजा के साथ वीडियो वायरल हो गई। इसी वजह से मुझे उनके साथ बार बार वीडियो बनानी पड़ती थी ताकि मेरे पेज पर थोड़ी इंगेजमेंट आ जाए। अब यहाँ जया का भी थोड़ा दिमाग चलने लगता है क्योंकि उसने यूट्यूब पर कई बार मूवी ज्ञान की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी थी। खैर अगली सुबह जब तेज बारिश हो रही थी तो खिड़कियां खटखटा रही थी। फिर रेखा उठकर खिड़कियों को बंद करने के लिए जाती है, लेकिन सामने का मंजर देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि गुप्ता जी उसके घर से भागकर अपने घर में जा रहे थे, और जब ये बात जया और सुषमा को पता चलती है तो वो दोनों भी हैरान हो जाती है। फिर जब घर पहुंचने के बाद माहेश्वरी उससे सवाल करता है कि अब तक आप कहाँ थे, तो गुप्ता जी कुछ भी नहीं बताते क्योंकि वो एकदम सुन्न हो चुके थे। उनकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल जा रहे थे। फिर गुप्ता जी की पत्नी कहती है हमने आपके लिए 5.5 लाख दिए हैं फिरौती के रूप में,
अब तो कुछ बोल दो। फिर माहेश्वरी गुप्ता जी से किडनैपर्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन गुप्ता जी कुछ भी नहीं बता पाते। लेकिन गुप्ता जी की पत्नी बार बार एक ही बात बोल रही थी कि जरूर इसके पीछे रेखा की फैमिली का हाथ होगा। तभी माहेश्वरी नोटिस करता है कि गुप्ता जी के मुंह में कुछ लार गिर रही है, क्योंकि उनके मुंह में कपड़ा बांधा गया था। तभी गुप्ता जी का बेटा बबलू बताता है कि जरूर इनके मुंह में एक कपड़ा बांधा गया होगा। फिर जब वो उस कपड़े को खोल कर देखते हैं तो वो बिना बाजू वाला ब्लाउज था, और बिना बाजू वाला ब्लाउज कॉलोनी में सिर्फ एक ही औरत पहनती थी, और वो थी रेखा। अब माहेश्वरी को भी शक हो जाता है कि जरूर इन सब के पीछे रेखा का ही हाथ था। तभी गुप्ता जी के अंदर हलचल सी होने लगती है। दूसरी तरफ जया सारे सबूतों के सामने को एक चादर के अंदर गांठ मार देती है ताकि इस सामान को घर में गायब किया जा सके। लेकिन तभी रेखा के पास गुप्ता जी का फोन आता है। फिर रेखा उनसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन गुप्ता जी कहते हैं कि अब मैं बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। गुप्ता जी बताते हैं कि रेखा ने वाइन शॉप पर से पैसे उठाए और मैंने उसकी चोरी पकड़ ली। फिर रेखा ने मेरे पास मैसेज भेजा, आइए ना दिन बत्ती खेलते हैं, और हम भी बुड़बक थे जो तुम्हारे जाल में फंस गए। फिर गुप्ता जी समझाते हैं कि जैसे ही तुमने घर का दरवाज़ा खोला वैसे ही तुमने मुझे मार कर बेहोश कर दिया, और वहाँ की सफाई करने के लिए तुमने अपनी बेटी को भी बुला लिया, लेकिन पीछे पीछे तुम्हारा दामाद भी आ गया। अब इन सब बातों से ये पता चलता है कि गुप्ता जी वहाँ पर बेहोश नहीं थे, बल्कि वो होश में थे, और उनको सब कुछ पता था कि घर में क्या हो रहा है। वो बस चुप रहकर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारा एक सबूत था, और अब मैंने वो सबूत माहेश्वरी को भी दे दिया है। तुम जानती हो वो सबूत क्या है? वो तुम्हारा ब्लाउज था, और अब जैसे ही मैं बयान लिखवाऊंगा वैसे ही तुम जेल में अंदर हो जाओगी। लेकिन अब मैं तुम्हें बीच का रास्ता देता हूँ, और वो रास्ता ये है कि तुम अब इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं करूँगा। फिर गुप्ता जी ये भी कहते हैं कि अगर कॉलोनी वालों ये बात पता चल गई तुम एक नया धंधा चला रही हो तो जानती हो ना कॉलोनी वाले तुम्हारे क्या हसरत करेंगे। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि पहले भी रेखा के ऊपर ऐसे ही कई बार कॉलोनी वाले हमला किया था। उस समय उसकी दोनों बेटियां छोटी हुआ करती थी, और ये बात सुनते ही उसके अंदर का डर ताज़ा हो जाता था। कॉलोनी वाले लोग घर में अंदर घुसकर उसके घर का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं। रेखा किसी तरह से अपनी दोनों बच्चों को बचाकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है, और ताकि कोई भी उसको नुकसान ना पहुंचा सके। फिर जब सारा मामला शांत होता है तो कॉलोनी वाले लोग उसके घर के सामने डायन लिखकर और भी कई गंदे गंदे शब्द लिख जाते। अब प्रेजेंट टाइम में रेखा अपना सामान पैक कर रही थी और अपनी बेटी को भी उसके ससुराल भेजना चाहती थी, लेकिन जया कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, ससुराल तो मैं जा नहीं सकती। फिर वहाँ तीनों मिलकर प्लान बनाती है, और प्लान क्या था ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। फिर जया अचानक से गुप्ता जी के घर पर चली जाती है और उनको कुछ कहकर वापस अपने घर आ जाती है। तभी हमारी नज़र रेखा की घर की दीवारों पर पड़ती है, जिस पर भद्दी भद्दी लाइन लिखी हुई थी। अब रेखा अपने प्लान की तरह अपनी दोनों बेटियों के साथ तैयार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ गुप्ता जी के घर पर मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा था। तभी अचानक से गुप्ता जी वापस से रेखा के घर पर आकर दस्तक देते हैं। फिर जब दरवाज़ा खुलता है तो रेखा, सुषमा और जया दोनों नए कपड़े पहनकर गुप्ता जी के सामने आती है। फिर जया गुप्ता जी को पीने के लिए शरबत देती है, लेकिन गुप्ता जी को भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो पहले ये शरबत रेखा को पीने के लिए देते हैं। रेखा शरबत पी लेती है।
जिसके बाद गुप्ता जी वह शरबत पीने लगते हैं और घर के अंदर घुस आते हैं। फिर वह रेखा के बिस्तर पर जाकर बैठ जाते हैं। गुप्ता जी कहते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे बिस्तर पर बैठा हूँ। अब तुम जल्दी से मेरा हाथ पर चिमटी काटो ताकि मुझे विश्वास हो जाए। फिर रेखा आकर उसके हाथों पर चिमटी काटती है, जिसके बाद गुप्ता जी के अंदर एक से बढ़कर एक अरमान जागने लगते हैं। फिर वह रेखा से कहते हैं कि तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां मेरे सामने डांस करो। फिर वहाँ पर म्यूजिक बजाया जाता है और तीनों मजबूरी में आकर डांस करने लगती है। लेकिन फिर वो गुप्ता जी के कपड़े उतार कर उनकी मसाज करना शुरू कर देती है। और ये सब रेखा का प्लान था, क्योंकि उसने इस कमरे के अंदर पहले से ही कैमरा छुपा रखा था। तभी गुप्ता जी की पत्नी के फ़ोन पर और माहेश्वरी के फ़ोन पर एक फुटेज आती है और जब वो दोनों उस फुटेज को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। गुप्ता जी की पत्नी जब वो फुटेज देखती है तो तुरंत ही रेखा के घर में चले जाती है और गुप्ता जी को ऐसे हालत में देखकर हैरान हो जाती है। फिर रेखा और उसकी दोनों बेटियां गुप्ता जी को ब्लैकमेल करने लगती है। अब रेखा सभी को उस दिन की सच्चाई बताती है कि उस दिन गुप्ता जी ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन इस बार वो सब कुछ उल्टा बताती है कि मैंने आपको बुलाया, मैं आपके पीछे पीछे भागी, आपके ऊपर में किसी घोड़ी की तरह हिनहिनाती हुई चढ़ गई और आप जितना तड़फड़ाते रहे मैं उतना ही आपके साथ जबरदस्ती करती रही। अब आप फिर भी नहीं माने तो मैंने आपको धक्का दिया और आप एक अलमारी के हैंडल से टकराकर बेहोश हो गए। लेकिन बावजूद इसके आप फिर भी नहीं मरे। अभी बात बताते बताते रेखा रोने लगती है और बताती है कि ये एहसास मेरे लिए बहुत ही डरावना था। मुझे डर था कि आज मेरा साथ क्या होने वाला है। ये डर मेरे दिल तक समा गया। तभी अचानक से मामला शांत हो जाता है और उसकी दोनों बेटियां जोर जोर से हंसने लगती है। फिर गुप्ता जी की पत्नी गुप्ता जी को घर से बाहर लेकर जाती है और महेश्वरी भी घर से बाहर आ जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर फिरौती का पैसा मांगा किसने था। तभी एक दिन टीवी पर एक शो चला रहा था जहाँ गुल्डी अपनी शादी छोड़कर एक प्रतियोगिता में गई हुई थी और वहाँ वह सभी के सामने बताती है कि मेरी मम्मी मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा रही थी, इसलिए मैं शादी के दिन ही वहाँ से भाग गई क्योंकि मेरा सपना था कि मैं एक सिंगर बनूं। फिर वहाँ जो जज थी वो पूछती है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर वो बताती है कि मैंने अपनी पॉकेट मनी से 5.5 लाख इकट्ठा किए थे। और ये बात सुनते ही रेखा सुषमा और तीनों समझ जाती है कि फिरौती का पैसा मांगने वाला और कोई नहीं बल्कि गुप्ता जी की खुद की बेटी गोल्डी थी। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि तीनों माँ बेटियाँ गली में डांस कर रही है, या यूं कहें कि वो गुप्ता जी और उसकी फैमिली को चिढ़ा रही थी कि तुम्हारे घर पर डाका तुम्हारे बेटी ने ही डाला था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।